गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु जो दो रीतियां हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक उपाय, उनमें हमने पिछले वीडियो में परिमाणात्मक उपायों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें गुणात्मक विधियों या गुणात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे। साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियों में ये वे विधियां शामिल है जो साख के प्रयोग एवं व्यवहार को नियंत्रित करती है, जिससे साख का प्रयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए हो जिसको केंद्रीय बैंक वांछित मानता है। अर्थात इसके अंतर्गत केवल साख की कुल मात्रा को ही नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि साख के विभिन्न उपयोगों पर भी नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है, ताकि साख का जो प्रयोग है वो वांछित प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुकूल हो सके और जो साख का प्रवाह है वो अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्र की तरफ करने के प्रयास हेतु ही केंद्रीय बैंक के द्वारा इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो अवांछित उपयोग हैं उन पर या अनावश्यक क्षेत्रों में जो साख का विस्तार है उस पर रोक लगाई जा सके। अर्थात वास्तव में जो गुणात्मक साख नियंत्रण है वो योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इसका अधिक महत्व है। इसके अंतर्गत जो मुख्य विधियां हैं वो उनका हम निम्नानुसार अध्ययन कर सकते हैं, जैसे चयनात्मक साख नियंत्रण या साख का चयनित उपयोग, साख का राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रचार और प्रसार, इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं और इनका जो विवरण है वो निम्नानुसार है। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं चयनित साख नियंत्रण। जो गुणात्मक साख नियंत्रण है उसके अंतर्गत चयनित साख नियंत्रण का विशेष महत्व है, क्योंकि जो चयनात्मक साख नियंत्रण है वो समूचे अर्थतंत्र को प्रभावित किए बिना ही केवल विशेष क्षेत्रों की जो आर्थिक और वित्तीय स्थिति है उसको ही प्रभावित किया जाता है। और इसके जैसे मान लीजिए हम कहें कि जो सरकार है वो खाद्यान्न के स्टॉक पर नियंत्रण करना चाहती, तो केंद्रीय बैंक जो है वो खाद्यान्न के लिए दिए जाने वाले ऋण और अग्रिमों को सीमित कर सकता है। इसके साथ ही जैसे मान लीजिए जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में अधिक ऋण देने के निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार चयनित साख नियंत्रण केवल विशेष क्षेत्र की आर्थिक क्रिया को ही प्रभावित करता है। उसके अंतर्गत जो चयनित साख नियंत्रण है उसके निम्न जो स्वरूप है वो प्रचलित है। उसमें सबसे पहला है भिन्न भिन्न कटौती दरें। जो केंद्रीय बैंक है वो विभिन्न प्रकार के विनिमय विपत्रों पर भिन्न भिन्न कटौती दरें निर्धारित कर देता है और इस प्रकार देश में एक नहीं अनेक कटौती दरें लागू हो जाती है। और जिन क्षेत्रों को साख और ऋण अधिक देने की नीति हो वहाँ तो जो पुनर्कटौती की दर है वो नीची रखी जाएगी और जो अवांछित क्षेत्र है वहाँ पर कटौती की दरें ऊंची रखी जाती है। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से है कि कुछ क्षेत्रों को ऋण की सुविधा देना और कुछ पर रोक लगाना होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में जो लोहा इस्पात है, जो रासायनिक उद्योग है आदि के लिए जो कटौती दरें हैं वो नीची ही होनी चाहिए या नीची ही हो। अर्थात क्षेत्र विशेष के लिए जो कटौती दरें हैं वो भिन्न भिन्न निर्धारित कर दी जाती हैं। फिर है आयात पूर्व जमा। सरकार जो है वो अनावश्यक आयातों को कम करने की दृष्टि से विदेशों से माल आयात करने वाले को
लाइसेंस लेना पड़ता है, तो लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देते समय ही आयात राशि का एक जो भाग है वो केंद्रीय बैंक के पास में जमा कराना पड़ता है। इससे आयातक जो है उसको माल प्राप्त होने तक जमा कराई गई राशि पर ब्याज की हानि होती है तथा विदेशी माल के मूल्य में सामान्य अंतर हो, अर्थात विदेशों से जब माल मंगा रहा है और देश में जो सामान बेच रहा है उनका जो मूल्यों में यदि अंतर सामान्य होगा तो जो व्यापारी है वो क्या करेगा, जो देश में देशी माल है उसमें ही व्यापार करने लग जाएगा, अर्थात वो विदेशों से आयात नहीं करेगा। तो जो आयात पूर्व जमा की नीति है वो विदेशों से आयात हतोत्साहित करने के लिए अपनाई जाती है, अर्थात ऐसे कामों में साख को कम करने का प्रयास बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर ऋणों की जांच एवं नियंत्रण। इसके अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों में ऋणों को प्रोत्साहित करने और अन्य क्षेत्रों में हतोत्साहित करने की एक रीति ये भी है कि एक निश्चित राशि से अधिक मात्रा में जो भी ऋण दिए जाते हैं व्यापारिक बैंकों के द्वारा, उनकी केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दी जाती है, अर्थात केंद्रीय बैंक के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है या जो साख उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, या फिर उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक, स्वीकृति जो है वो आवश्यक हो, या फिर एक निश्चित सीमा से अधिक ऋण देने पर भी स्वीकृति लेना उन्हें आवश्यक हो। कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन में इस रीति को समय समय पर अपनाया जाता रहा है। फिर है नकद कोषों का चयनित प्रयोग। इस रीति में कुछ विशेष क्षेत्रों में विनियोजन करने वाले, अर्थात कुछ विशेष क्षेत्रों में जो बैंक है वो उधार दे रहे हैं, तो उन बैंकों को एक निश्चित राशि तक नकद कोष न रखने की छूट दे दी जाती है, अर्थात वो जो बैंक हैं वो आरक्षित कोषानुपात जो है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा कराने की उन्हें छूट मिल जाएगी। जैसे सरकार इस्पात उद्योग का विकास करना चाहती है, तो जो बैंक इस्पात उद्योग को ऋण देंगे उनकी वो जितना ऋण उन्हें दे रहे हैं उनकी जो ऋण राशि है वो केंद्रीय बैंक में जमा मान ली जाएगी, अर्थात उन्हें उतनी राशि की छूट प्रदान कर दी जाएगी। इससे बैंकों को एक तरफ तो उद्योग को उधार देने को, बैंकों को इस्पात उद्योग को उधार देने को प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरी तरफ वो जो पूंजी उन्हें उधार दे रहे हैं उससे उनका ब्याज भी मिलेगा, जबकि केंद्रीय बैंक में तो बिना ब्याज के ही उनको राशि रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार उन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में उधार देने पर बैंकों को नकद कोष रखने की छूट प्रदान की जा सकती है। फिर आता है उपभोक्ता साख का नियमन। आजकल प्राय सभी देशों में जो उपभोग की वस्तुएं हैं या मूल्यवान और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे रेडियो, मोटर कार, मशीनें, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार, टीवी सेट आदि जो है वो किस्तों पर मिल जाते हैं। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो है कि उपभोक्ताओं पर माल खरीदने, विक्रेताओं पर माल बेचने और जो बैंकों द्वारा उधार देने पर कुछ बंधन होता है, ताकि वो क्या कर सकें, एक तो वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ें और साख का प्रसार अधिक नहीं हो पाए। ये तो साख को रोकने के लिए। लेकिन दूसरी ओर यदि जो उपभोक्ता सामान है और जो इंजीनियरिंग उद्योग है उसमें जो मंदी है उसको रोकने के लिए, और या फिर उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु ये जो कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, इनको खरीदने में बैंक ऋणों को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन यदि साख में कमी करनी हो तो की साख बंद कर दी जाती है।
तो ये जो उपभोक्ता साख नियंत्रण की एक चयनित पद्धति है और जिसमें जो भुगतान है वो सुविधाजनक किस्तों में होता है। फिर है अंतर निर्धारण। अंतर निर्धारण का तात्पर्य यह है कि इसको हम सीमा परिवर्तन या जो मार्जिन है, मार्जिन रीति भी कह सकते हैं, इसको सीमा परिवर्तन रीति भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बैंक जो माल की जमानत है या जो माल है उसकी जमानत पर जो दिए जाने वाला ऋण है उसकी धरोहर राशि का प्रतिशत बढ़ाकर ऋण दे तो जो व्यापारी है वो माल का संग्रह अधिक करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि जो उधार बैंकों के द्वारा व्यक्ति को दिया जा रहा है उसकी माल की जमानत पर, इसका तात्पर्य है कि जो धरोहर राशि रखी जा रही है उसका मूल्य और उसको जो उधार दिया जा रहा है उस राशि में अंतर रखा जाता है। इसी को ही अंतर निर्धारण कहते हैं। जैसे बैंकों ने ऋण देते समय 20% का अंतर रखा। सपोज मान लीजिए कि 1000 रुपये का चावल है तो वह उसे 800 रुपये का उधार दिया। अब केंद्रीय बैंक के आदेश पर यदि साख का नियंत्रण करना है तो ये जो अंतर है उसे बढ़ाकर 40% कर दिया, तो जो अब वो जो उधार की राशि है वो 1000 रुपये में से वह 600 रुपये उधार दी जाएगी। इस प्रकार व्यापारी कुछ मात्रा में, तब ऐसा व्यापारी क्या करेगा कि कुछ मात्रा में माल बेचकर नकद राशि बैंक में जमा कराएंगे, जिससे जो वस्तु है या जो माल है उसकी पूर्ति बाजार में बढ़ने से कीमतों में कमी आएगी और बैंकों की साख की मात्रा में भी कुछ कमी होगी। इस प्रकार केंद्रीय बैंक जो है वो चीनी, सीमेंट, जूट आदि में इस रीति का उपयोग करता है जिससे संग्रह की प्रवृत्ति पर रोक लगा सके। अर्थात संग्रह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये एक साख नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण रीति है। ये तो थे पहला एक जो उपाय है कि चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होता है। दूसरा है साख का राशनिंग। इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है वो किसी विशेष किस्म की साख या ऋण सुविधा के लिए साख की जो सीमा है उसको निर्धारित कर देता है। अर्थात उससे अधिक साख उस क्षेत्र में किसी बैंक विशेष के द्वारा नहीं दी जा सकती। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो विभिन्न उद्देश्य हैं उनके लिए दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा निश्चित कर देता है या निश्चित की जा सकती है। जबकि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में इस विधि को अधिक पसंद नहीं किया जाता, किंतु जो हमारा श्रेष्ठ आर्थिक नियोजन है उसकी आवश्यकता के लिए इसको अपनाया जाता है। फिर है साख का राशनिंग का तात्पर्य है कि जो बैंक है वो विभिन्न व्यापारिक बैंकों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं उसकी सीमा निर्धारित कर देता है। अर्थात केंद्रीय बैंक से एक निश्चित राशि से अधिक उन्हें पुनर्कटौती या अग्रिम ऋण नहीं प्राप्त होगा और प्रत्येक बैंक के लिए एक जो राशि है, एक जो अनुपात है या जो राशि है वो निर्धारित कर दी जाती है। फिर है नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों पर नैतिक रूप से दबाव बनाता है, अर्थात उन पर दबाव डाल के वो एक निश्चित दिशा में साख नियंत्रण का आग्रह भी कर सकता है। क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है वो सब बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋण दाता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, अर्थात सब बैंकों का मित्र, उनका मार्गदर्शक, उनका दार्शनिक, अर्थात उन सब पर वह अपना नैतिक दबाव डाल सकता है और साख को नियंत्रित करने का आग्रह कर सकता है। ये जो सब है नैतिक दबाव की जो विधि है
इसकी सफलता जो है वो बैंकिंग केंद्रीय बैंक के प्रभाव और उसकी जो वैधानिक शक्तियां हैं उनके साथ साथ उसका विभिन्न जो बैंक हैं उनके पारस्परिक संबंध कैसे हैं उन पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक समय समय पर व्यापारिक बैंकों को विशेष प्रकार की बैंकिंग नीति या साख नीति का पालन करने का आग्रह करता है और केंद्रीय बैंक का यह प्रयास रहता है कि जो व्यापारिक बैंक हैं और जो केंद्रीय बैंक की जो साख नीति है उनमें समन्वय बना रहे, जिससे कि जो मौद्रिक नीति है और जो मौद्रिक नीति और उसके जो आर्थिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। तो जो नैतिक अनुनय है वो साख नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जो विकसित व्यवस्थाएं हैं जिसमें सुदृढ़ परंपराएं हैं वहाँ पर ये एक प्रभावी तरीका माना जा सकता है। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाने वाली ये सबसे अंतिम और कठोर नियंत्रण की रीति है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर साख नीति का पालन न करने के कारण, अर्थात उसके पास वैधानिक अधिकार है, इसलिए वह इन बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई जैसे आर्थिक दंड, वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाना या फिर ऋण प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना, बिलों की पुनर्कटौती पर रोक लगाना आदि कार्यवाही कर सकता है। अर्थात यदि केंद्रीय बैंक के पास में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित दिशा में काम करने का आदेश देता है और व्यापारिक बैंक उन आदेशों की अवहेलना करे या उपेक्षा करे और उन पर नैतिक दबाव डाले या आवश्यक चेतावनी दे और उसके बावजूद भी जो बैंक है वो यदि उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो केंद्रीय बैंक जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही की जो रीति है उसको अपना सकता है। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है और इसके साथ ही जो केंद्रीय बैंक है वो अपने अधिकारों की सीमा तक ही इस विधि का प्रयोग कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। और उसका एक और उपाय है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नीति से संबंधित जानकारी का जो प्रचार है वो सामान्य जन तक किया जाता है, जिससे लोगों को विभिन्न साख सुविधाओं की जानकारी होती है। मुद्रास्फीति काल में साख सुविधाओं से संबंधित प्रचार प्रसार को कम कर दिया जाता है, जबकि जो मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति है उसमें जो प्रचार है वो बढ़ा दिया जाता है। और केंद्रीय बैंक जो है वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन एवं प्रचार से व्यापारिक बैंकों को अपने जो साख संबंधी विचार हैं उससे अवगत कराता रहता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक जो है वो पत्रकार सम्मेलन, बैंकों की जो विचार गोष्ठियां हैं और इसके साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी जो नीति है उसका प्रचार प्रसार करके उन्हें मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार ये भी केंद्रीय बैंक जो है वो साख नियंत्रण के लिए इस तरीके को भी, इस माध्यम को भी अपना सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति है उसमें साख नियंत्रण के मात्रात्मक एवं जो गुणात्मक उपाय हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों ही प्रकार के जो उपाय हैं उनको आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर साख नियंत्रण के उपायों का प्रयोग मूल्य स्थिरता एवं सतत आर्थिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित माध्यम से
प्रयोग करें, क्योंकि ये दोनों रीतियों का आपस में सामंजस्य बिठाकर काम किया जाता है तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती है। धन्यवाद।